नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे पश्चिमी बंगाल की। पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से बजट सत्र के दौरान राहुल गांधी की एक जिद के आगे संसद में बहुत कुछ देखने को मिला, इसलिए उस व्यस्तता के चलते हमने ममता बनर्जी की बात नहीं की, क्योंकि उसी वक्त ममता बनर्जी पहुंची थी सुप्रीम कोर्ट। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में उनका पहुंचने का मकसद कोई कानूनी लड़ाई लड़ना नहीं, सीधे तौर पर पश्चिमी बंगाल के मतदाताओं को एक मैसेज देना था कि वो केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ डटकर खड़ी है और उनके लिए वो सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट की वो कार्रवाई भी आपने देखी है, बहुत सारे जो राजनीतिक विश्लेषक इसके ऊपर चर्चा भी कर चुके हैं। तो दलीलें वही थी जो ममता बनर्जी के वकील सुप्रीम कोर्ट में रख चुके थे। लेकिन हां, आप ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री होने के नाते देश की पहली ऐसी मुख्यमंत्री जो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट में खुद जो है वो अपनी दलीलें देने पहुंची, आप इस लिहाज से कह सकते हैं। और जब वकीलों की बात करते हैं तो कपिल सिब्बल जैसे वकील जिसके केस लड़ रहे हो, तो आप समझ सकते हैं कि उसको सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं होती है। तो ममता बनर्जी उसी दौरान चुनाव आयोग भी आई, चुनाव आयोग को लेकर जो है वो सख्त टिप्पणी भी की और फिर उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंची। अब इसको लेकर जिस तरीके से राजनीतिक विश्लेषक अपना अनुमान लगा रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि ममता बनर्जी हार चुकी है, वो हताश है और ये हताशा उनकी ये दिखाती है। तो कुछ लोग जो है वो इसको फ्रंट फुट पर खेलना भी मान रहे हैं। तो अगर ऐसी स्थिति में हम पश्चिमी बंगाल का आकलन करें तो कौन सी पार्टी जीतेगी और कौन सी हारेगी, यह कहना अभी बहुत मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि ये वही कह सकते हैं जो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर अपने व्यूज बढ़ाना चाहते हैं। जब चुनाव आयोग पश्चिमी बंगाल में चुनावों की तारीखों का ऐलान कर देगा और उसके बाद कौन सी पार्टी किस मुद्दे के साथ चुनाव पर जाती है और फिर अंत तक किस तरीके से उसको लेकर जाती है, इस पर निर्भर करता है कि चुनाव की दिशा किस तरफ है। उदाहरण आप देख लीजिए, हरियाणा का विधानसभा चुनाव जब सब लोग जो है वो जिता रहे थे कांग्रेस पार्टी को, तो जब चुनाव आयोग ने चुनावों की घोषणा की, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 90 में से 71 टिकट अपने गुट के लोगों को दिया। उसके बाद रणदीप सिंह सुरजेवाला और कुमारी सैलजा ने एक तरीके से नया फ्रंट खोला। फिर उसके बाद में जिस तरीके से जस्सी पटवाड़ की रैली में कुमारी सैलजा को गाली दी गई, तो ये वो मुद्दे थे जो कांग्रेस पार्टी के जबड़े से जीत को निकालकर हार में तब्दील कर गए। तो इसलिए मुझे लगता है कि इंतजार करना चाहिए। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ हम जमीनी मुद्दों पर बहस कर सकते हैं कि इस वक्त पश्चिमी बंगाल में क्या चल रहा है। तो ऐसा ही बिहार में चुनावों की घोषणा से पहले सब लोग जो है वो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को एक साथ खड़ा देख रहे थे कि तेजस्वी यादव कड़ी टक्कर दे रहे हैं और पीके को आप जो है वो नजरअंदाज नहीं कर सकते सोशल मीडिया पर। लेकिन उस वक्त भी हम जो है वो इंतजार कर रहे थे कि चुनावों की तारीखों का ऐलान हो और फिर उसके बाद में हमने एक विश्लेषण किया था राहुल गांधी का 13 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 16 और 17 तक का, जिसमें आपने देखा लैंड फॉर जॉब्स के मामले में तेजस्वी यादव दिल्ली में थे। बावजूद इसके जो राहुल गांधी एक मैसेज के ऊपर तेजस्वी यादव के साथ रेस्टोरेंट जा सकते हैं, वो उनके साथ मुलाकात नहीं करते हैं। तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं होता। अगले दिन वो हरियाणा जो आईपीएस पूरन सिंह जिसने आत्महत्या की थी उसके घर जाते हैं दलित कार्ड खेलने के लिए और फिर वाया चंडीगढ़ होते हुए शिमला चले जाते हैं। अगले दिन शाम को दिल्ली आते हैं और दिल्ली आकर पूरे दिन, उसके अगले पूरे दिन वो दिल्ली में रहते हैं, लेकिन वो बिहार जाना उचित नहीं समझते और उसके बाद में वो चले जाते हैं गुवाहाटी। आपको पता होगा जुबिन गर्ग के घर पर। और वही एक दिन होता है जो नामांकन से एक दिन पहले की मैं बात कर रहा हूं, और वो 4 दिन आप देखिए कांग्रेस पार्टी और तेजस्वी यादव को कहां से कहां ले गए। तो ऐसी स्थिति में आकलन जो है वो हम यहां पर इस तरीके से करें तो वो थोड़ा सा बेईमानी होगी। लेकिन जब हम कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट की बात करते हैं तो इस वक्त पश्चिमी बंगाल में कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट कोई वजूद जो है वो दिखाई नहीं देता।
तो चुनाव जो है वो बाइपोलर है टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। अब टीएमसी का आप ये कह सकते हैं कि टीएमसी जो है वो 3 बार की तीसरा जो कार्यकाल है वो बड़ा मुश्किल से ममता बनर्जी का बहुत मुश्किलों से भरा हुआ था, तो 3 बार की एंटी इनकम्बेंसी के साथ में अगर इस देश के इतिहास में अगर आप देखोगे तो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के बाद दूसरी बड़ी पार्टी जिसके ज्यादातर मंत्री और नेता जो है वो जेल चले गए और आरोप थे भ्रष्टाचार के, फिर चाहे वो शारदा घोटाला हो या फिर शिक्षक भर्ती घोटाला हो, पार्थ चटर्जी का आपने नाम ही सुना होगा, या फिर केस फॉर क्वेरी आपने देखा महुआ मोइत्रा। इसके अलावा बड़े मामलों में अगर आप देखो तो ममता बनर्जी फंसती हुई जरूर दिखाई देती है, फिर चाहे वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज का मामला हो और उससे भी बड़ा मामला संदेश खाली का, जहां पर किस तरीके से शाहजहां शेख ने भारत की एक स्वतंत्र एजेंसी ईडी के अधिकारियों के ऊपर हमला किया और किस तरीके से वो मामला जो है वो खुला, और जब उसकी परतें खुलना शुरू हुई तो पता चला कि भ्रष्टाचार किस लेवल तक फैला हुआ है। और उसके बाद में अभी अगर आप ताजा उदाहरण देखोगे तो आईपीएक के ऊपर जब रेड पड़ी तो ममता बनर्जी खुद पहुंची, पुलिस कमिश्नर और आईजी रैंक के अधिकारी वो वहां पहुंचे और एक तरीके से हम कहें कि ईडी से फाइलें छीनकर ममता बनर्जी ले गई। तो ये सारा कुछ जो है वो दिखाता है कि तीसरा कार्यकाल ममता बनर्जी के लिए मुश्किलों से भरा हुआ था। अब ऐसी स्थिति में जब चौथे कार्यकाल के लिए ममता बनर्जी जाना चाहती है तो सामने है भारतीय जनता पार्टी। अब आप सोच रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त किन मुद्दों पर दिखाई देती है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ मुद्दों की अगर हम बात करें तो वो है एक ममता बनर्जी की एंटी इनकम्बेंसी, दूसरा हम कह सकते हैं कि हिंदुत्व की राजनीति। अब इसमें हम जो है वो विस्तार से आए, उससे पहले हम कुछ चीजों पर समझ लेते हैं, या फिर हम कहें इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक तरीके से हिंदू एकीकरण के अलावा टीएमसी का भ्रष्टाचार, इसको हम बड़ा मुद्दा मान सकते हैं। तो अब तक जो भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों के ऊपर धरातल पे काम कर रही है, और इस वक्त आपको पता ही है भूपेंद्र यादव जिनको सितंबर में राज्य प्रभार दिया गया पश्चिमी बंगाल का, ग्राउंड लेवल पर संगठन स्तर पर वो काम कर रहे हैं। लेकिन जब हम संगठन स्तर की बात करते हैं तो हमें टीएमसी के संगठन को भी समझना पड़ेगा। टीएमसी क्षेत्रीय दल है, प्रदेश स्तर की पार्टी है, लेकिन टीएमसी ने अपनी जड़ें जिस तरीके से एक बूथ लेवल तक स्ट्रॉन्ग की है, अगर कोई पश्चिमी बंगाल का व्यक्ति है तो आप अगर उससे पूछोगे कि टीएमसी का संगठन किस तरीके का है, तो आज भी गांव में जब कोई मामला होता है, कोई मुकदमा होता है किसी भी तरीके का, तो थाने के बजाय जो है वो इस तरीके के संगठन के लोग उसको अपने स्तर पर सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और उसके बाद में वो मामला थाने में जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि संगठन स्तर पर टीएमसी किस तरीके से लड़ाई लड़ती है। और एक दूसरा अगर आप देखोगे तो हर चुनाव में आपने यह भी देखा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, उनके घरों को जलाया जाता है, उनके जो है वो हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हम जो है वो पश्चिमी बंगाल से सुन चुके हैं। तो इससे भी आपको अंदाजा लगेगा कि संगठन स्तर पर टीएमसी किस तरीके से काम करती है। तो यहां पर टीएमसी संगठन के स्तर पर इस वक्त जो है वो ज्यादा मजबूत नजर आती है। और जब हम भारतीय जनता पार्टी की लोक कल्याणकारी योजनाओं की हम बात करें, उनके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो वहां पर भी टीएमसी फाइट करती हुई दिखाई देती है, क्योंकि लोक लुभावन जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं वो टीएमसी भी अपने राज्य में अपनी प्रदेश की जो जनता है उसको दे रही है। तो फिलहाल ऊंट किस करवट बैठेगा ये कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। और आज की स्थिति में अगर हम देखते हैं तो कुछ एक जो है वो ममता बनर्जी की मुश्किलों को छोड़ दे तो ममता बनर्जी फिर भी भारतीय जनता पार्टी से मजबूत नजर आती है। और कारण क्या है उसका, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 2018 के चुनाव के बाद जो गलती की, क्योंकि उस वक्त भारतीय जनता पार्टी को 2019 के चुनाव के आसपास आई थिंक 2019 18 सीट मिली थी। और उस वक्त 18 सीट क्यों मिली थी? इसलिए मिली थी क्योंकि मतवा समुदाय के साथ एक वादा किया गया था कि भारतीय जनता पार्टी उनको नागरिकता देने के लिए काम करेगी। लेकिन ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने उसके बाद इस चीज को ठंडे बस्ते में डाल दिया। और यही एक वजह रही कि उसके बाद 2022 के जब चुनाव हुए तो 2022 के चुनाव में लोकसभा में एक जबरदस्त मैंडेट के बावजूद विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पाई, जबकि लग रहा था कि लहर चल रही है।
तो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनमें, चाहे वो जिसको मैं प्रमुखता से देखता हूं वो है टीएमसी का डर, क्योंकि अगर पश्चिमी बंगाल में रहना है तो टीएमसी टीएमसी कहना है ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। इसलिए लोग डर के मारे किसी दूसरी पार्टी के साथ में जाने की सोच भी नहीं पाते हैं, और अगर सोचते हैं तो आप सोच कर देखिए, जिसको मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की पश्चिमी बंगाल में अब तक की सबसे बड़ी कमजोरी, एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को टारगेट किया जाता है, उनको चोट पहुंचाने का, नुकसान किया जाता है, उनके ऊपर हमला किया जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोई भी एक्शन लेने से अब तक जो है वो तत्पर दिखाई नहीं दी पश्चिमी बंगाल में। ऐसे कई मौके आए जिन मौकों पर लगा कि इस बार जो है वो भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन केंद्र सरकार ने ऐसा नहीं किया। तो कई बार जो है वो जो लोग ये कहते हैं कि धैर्य रखना चाहिए और केंद्र सरकार जो है वो धैर्य रखती है, तो कई बार जो है वो इस तरीके का धैर्य का जवाब देना शायद जो है वो ज्यादा हितकारी होता है, और ऐसी स्थिति इस वक्त जो है वो पश्चिमी बंगाल में दिखाई दे रही है। आप देखिए कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री जो है वो ईडी की रेड होती है और वहां से फाइलें छीन कर ले जाती है और केंद्र सरकार चुपचाप देखती रहती है। ऐसी स्थिति में भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगता तो एक तरीके से खुली छूट दी जाती है गुंडागर्दी की। तो ऐसी स्थिति में आम जनता जो है वो उस पार्टी के डर से दूसरी पार्टी के साथ जा सकती है कि ये बड़ा जो है वो एक तरीके से सवाल खड़ा करता है केंद्र सरकार के ऊपर। आप सोचकर देखिए, अमित शाह जब ये कहते हैं कि उनके चेहरे पर असली मुस्कान जब आएगी जब भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी बंगाल का चुनाव जीतेगी। क्या ऐसे जीतेगी कि गृह मंत्रालय 6 बार चिट्ठी लिख चुका है और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर फेंसिंग के लिए अभी तक जमीन एक्वायर करके केंद्र सरकार को नहीं दी है ममता बनर्जी ने। तो आप सोचकर देखिए कि जो लोग बांग्लादेशी घुसपैठिए जिनके अवैध तरीके से यहां पर आधार कार्ड, राशन कार्ड, उनके बैंक खाते तक खुलवाए गए, उनको सरकारी योजनाओं का लाभ तक दिया जा रहा है, क्या वो दूसरी पार्टी की तरफ जाएंगे? तो एक तरीके से ममता बनर्जी ने मैसेज दिया कि वो केंद्र सरकार से लड़ सकती है, और यही जो मैसेज है एक ऐसे राज्य में जहां डेमोग्राफिक जो असंतुलन है उसके हालात हम कई बार जो है वो जिक्र कर चुके हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या को लेकर भी हम बहुत बार जो है वो आकलन अपना जो है वो रख चुके हैं, और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो मुस्लिम आबादी का एक बड़ा हिस्सा, आप कह सकते हैं कि हुमायूं कबीर बड़ा डेंट करेंगे, लेकिन इसके विपरीत सच्चाई यह भी है कि मुसलमान जो मतदाता है वो उस पार्टी के साथ ज्यादा जाना पसंद करता है जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हरा सके। तो पश्चिमी बंगाल में तो ममता बनर्जी ही एक ऐसी पार्टी दिखाई देती है। तो ऐसी स्थिति में हुमायूं कबीर जो है वो कितना डेंट पहुंचाएंगे यह तो चुनाव की जब घोषणा होगी तब पता चलेगा, लेकिन इस वक्त जो है वो फिलहाल जो हमारा आकलन है और पहले का जो अनुभव है वो ये कहता है कि ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी से 2 कदम आगे दिखाई देती है जिस तरीके की वो राजनीति करती आई है। तो अब भारतीय जनता पार्टी इसका काउंटर कैसे करती है, क्योंकि अब तक काउंटर करती हुई दिखाई नहीं दी। आपने देखा, क्योंकि एक बड़ी समस्या और इसमें है, वो है कि ममता बनर्जी टीएमसी का एक बड़ा चेहरा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चेहरा कौन? शुभेंदु अधिकारी, जिसके ऊपर कुछ दिनों पहले ही जो है वो हमला किया गया था, उससे पहले भी किया गया था, पहले इससे वो टीएमसी में था। तो ये भी एक जो है वो बड़ी चिंता की, जिसको हम कहें कि गंभीर समस्या है भारतीय जनता पार्टी के लिए पश्चिमी बंगाल में। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।